बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में हम पढ़ेंगे कि दो तरह के हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। एक आपके पास इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा आपके पास ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में फिर फर्दर दो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कस किए गए हैं। एक स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और दूसरा वेशनर टेस्ट। वेशनर टेस्ट में फिर फर्दर दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक WISC जो बच्चों के लिए होता है और WAIS जो अडल्ट के लिए होता है। WISC किसका एब्रीवेशन है? वेशनर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। और WAIS किसका एब्रीवेशन है? वेशनर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। अब ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें दो तरह के आपके पास पोर्शन होते हैं। एक वर्बल होता है और दूसरा नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल और नॉन वर्बल की बेस के ऊपर दो सबसेट बना लिए जाते हैं और उन दोनों के अबाउट जो एटम्स हैं उनके मुताबिक डाटा लेने के बाद ओवरऑल IQ किसी भी इंडिविजुअल का कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब इन टेस्टों का फायदा यह है कि जब आप वर्बल और नॉन वर्बल दो सबसेट बना लेते हैं तो इस तरह इंडिविजुअल्स के जो वर्बल के हवाले से और नॉन वर्बल के हवाले से जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स हैं वो अलग अलग से भी मैयर हो जाते हैं और ओवरऑल उसका IQ जो लेवल है वो भी मालूम हो जाता है। अब ये जो टेस्ट हैं इंटेलिजेंस टेस्ट है इनका जो अब मसला ये चल रहा है आजकल कि ये कहा जाता है कि इसमें कल्चर लोडेडनेस आ जाती है। मतलब एक कल्चर के लिए तो ये सूट करते हैं, बेसिकली तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि जब किसी और कल्चर में जब जाके इसको हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे कल्चरल चेंज की वजह से वैसे रिजल्ट ना आ सके जैसे एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं। तो इस कल्चरल बायस को मिनिमाइज करने के लिए जो आजकल रिसेंट प्रैक्टिस चल रही है टेस्ट की, वो कोफॉन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन के नाम से जो टेस्ट है उसको कंडक्ट किया जाता है और इसकी बेस के ऊपर कहा यह जाता है कि जो कल्चरल बायस है उसको मिनिमाइज किया जाता है। अब ये जो टेस्ट है इसको जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो ये सेपरेट कर देता है क्रिस्टलाइड फ्लूइड और फ्लूइड इंटेलिजेंस को। क्रिस्टलाइड फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है? क्रिस्टलाइड फ्लूइड में ये होता है कि जो अकामुलेटेड नॉलेज होता है उसको आप जरूरत के मुताबिक रिकॉल कर सकते हैं। अकामुलेटेड नॉलेज कौन सा होता है? जो आपके पास एक इंडिविजुअल के पास ऑलरेडी जमा शुदा जो नॉलेज होता है जरूरत के मुताबिक उसे रिकॉल करता है और उसको इस्तेमाल कर लेता है। जो जितना अच्छा अपने जमा शुदा नॉलेज को रिकॉल करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा, कहा जाएगा उसका क्रिस्टल इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा अच्छी है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या चीज देखी जाती है? एबिलिटी टू लर्न, असेस एंड नेविगेट न्यू सिचुएशन। कि न्यू सिचुएशन को कोई भी इंडिविजुअल जितना अच्छा लर्न करता है, असेस करता है या नेविगेट करता है, उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा अच्छी कहलाई जाती है। सेकंड टेस्ट आप टाइप है आपके पास ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। साफ ज़ाहिर है जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है वो जब एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा तो वो ग्रुप के लिए किया जाएगा। जब हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसमें जिसमें क्या होता है सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा होता है और आपके पास मास टेस्टिंग सिचुएशन को बेसिकली जो है हैंडल किया जाता है। मास टेस्टिंग सिचुएशन का मतलब है जब बहुत ज्यादा लोग हों और उनका हमने टेस्ट कंडक्ट करना हो। इंटेलिजेंस तो पॉसिबल नहीं होता कि हम इंडिविजुअली उनका टेस्ट कंडक्ट करते फिरे। तो वो स्पेशली आपके पास ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास मिलिट्री एक इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट लगाना है तो इंडिविजुअल की बजाय ज्यादा बेहतर है कि उसके ऊपर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट लगाया जाए। ऐसे स्कूल्स हैं तो उसके हैं ये दो बड़ी मिसालें आपके पास, मिलिट्री और स्कूल। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जब आपने इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करना है तो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और उसके लिए आपके पास जो है दो एग्जांपल भी आपके पास दी हुई है कि आपके पास फर्दर दो तरह के टेस्ट है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को, जिसको आप यूज करके एक्चुअली तो आपने इंटेलिजेंस ही मालूम करनी होती है, वो ग्रुप में कर लें या इंडिविजुअल में कर लें। तो जब एक ही वक्त में
बहुत सारे लोगों से आप उनका आईक्यू लेवल चेक कर रहे होंगे, तो उनके लिए आपके पास दो तरह के टेस्ट दिए हुए हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट और स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। अब जो रिसेंट दौर है, हमने पढ़ा ना वर्बल और आपके पास नॉन वर्बल की बात हो रही है, तो पहले बेसिकली जब स्टार्ट में हमने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाने शुरू किए तो ज्यादा वर्बल सब सेट की बेस के ऊपर बनाने शुरू किए, जिसमें वर्बल एटम्स थे और मैथमेटिकल एटम्स को जो है वो शामिल किया जाता था। फिर वो कल्चरल बायसनेस की बेस के ऊपर जो है फिर देखा गया कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, तो वर्बल से हम नॉन वर्बल पे चले गए और पिक्चर फॉर्म में चले गए। और इस पे शिफ्ट होने का मकसद ही यही था कि ताकि जो कल्चरल बायसनेस है उसे कम से कम किया जा सके। एडवांटेजेस क्या है ग्रुप टेस्ट के? साफ ज़ाहिर है कि जब एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों से आप एक ही वक्त में डाटा ले सकते हैं, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली। एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इस तरह के टेस्ट को कंडक्ट करना। स्कोरिंग जो है टिपिकली मोर ऑब्जेक्टिव हो जाती है ग्रुप टेस्ट के अंदर, और लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफर यूज लीडिंग टू बेटर एस्टेब्लिश्ड नॉर्म। और एक ही वक्त में जब आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो कुछ नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशन जो है वो बताए जाते हैं जिसको फॉलो करना होता है। जब एक ही वक्त में टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो वो नॉर्म्स ज्यादा बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश हो जाते हैं किसी भी एक सैंपल के ऊपर, और ताकि जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो मिनिमाइज हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस यही है ना साहब, वो जो एग्जामिनर है उसका जो ताल्लुक डेवलप होना है जो टेस्ट जिससे कंडक्ट किया जा रहा है, जब ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठे होंगे तो उनका जो रैपिड एस्टेब्लिश रैपिड होना है, जब ऑब्टेन कोऑपरेशन होना है या मेंटेन इंटरेस्ट होना है, उसकी अपॉर्चुनिटी कम से कम होती जाती है। इसी तरह से आपके पास सेकंड पॉइंट में यही है कि आपके पास एक पर्सन रेडी ही नहीं है, थका हुआ है, परेशान है, तो उसको भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो एग्जाम में बैठा हुआ है और उसका ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से आप उसको एवेल्युएट नहीं कर सकते, लेकिन वो बैठा है और टेस्ट दे रहा है, उसका टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। इसी तरह से जो इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं उनका अगर इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप टेस्ट के। इसी तरह जो ग्रुप के अंदर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल टेस्टर के। और इसी तरह जब आप किसी ग्रुप के अंदर जब कोई इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है तो जो उस टेस्ट के अंदर जो आसान सवाल होते हैं उनको वो आराम से हल कर रहा होता है, तो वो बोरियत फील करता है, और जो मुश्किल सवाल होते हैं उनके ऊपर परेशान हो रहा होता है। तीसरी किस्म का टेस्ट है आपके पास परफॉर्मेंस टेस्ट। अब ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ये मोस्टली हम इंडिविजुअल ही ले रहे होते हैं, उसकी मिसालें भी हम देंगे, ग्रुप की सूरत में भी हो सकता हो। अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्ट जो है ये आपके पास एक्टिविटी बेस्ड है, टास्क बेस है, परफॉर्मेंस बेस है, ना कि आंसर क्वेश्चनिंग बेस है। ठीक है, जो आपके पास वर्बल है, नॉन वर्बल है, उसके एटम बनाए जाते हैं और उन एटम का जो है वो आंसर लिया जाता है और आंसर की बेस के ऊपर आईक्यू लेवल जो है वो चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस में क्वेश्चन आंसर की बजाय टास्क दिया जाएगा या एक्टिविटी करवाई जाएगी और उस एक्टिविटी की बेस के ऊपर जो है उसे चेक किया जाएगा। मिसाल के तौर पर जो है आपने एक पर्सन को गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस देना है, तो अब उसके दो तरीके हैं, एक तो उसका आप जो है टेस्ट कंडक्ट कर लें या इंटरव्यू कंडक्ट कर लें और उससे सवाल जो आप करते जाएं, पूछते जाएं क्या है गाड़ी के बारे में, जो भी जितने भी सवाल है कि है आपके पास ब्रेक क्या होती है, रेस क्या होती है, स्टीयरिंग कैसे होता है, टर्न कैसे लिया जाता है। तो इस तरह से सवाल जवाब करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसे गाड़ी चलाने के हवाले से कितनी मालूमात है। दूसरा तरीका यह है कि उसे कहा जाए चलो भाई ये गाड़ी है, इसे बैठो और इसे चलाओ है, और ये पाथ है, इसके ऊपर आपने ऐसे करके चलाना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी होंगी। जैसे जैसे वो गाड़ी चलाता जाएगा आप आराम से उसके ये सारे सवालों के जवाब बगैर पूछे ही ले लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसको वाकई ही गाड़ी चलानी और गाड़ी के जो नॉर्म्स हैं या जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका पता है या नहीं है। तो इस तरह से आप उसको लाइसेंस देने के हवाले से ज्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट के जरिए एज कंपेयर टू ओरल या वर्बल टेस्ट की निस्बत जो है। परफॉर्मेंस टेस्ट मोस्टली साफ ज़ाहिर है किसी वर्क प्लेस पे किसी पर्सन से काम लेना है, किसी प्रोफेशनल को आपने हायर करना है या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन देनी है या लाइसेंसिंग देनी है, तो उसके लिए जब आपने पीपल्स की सिलेक्शन करनी है, लोगों को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि परफॉर्मेंस टेस्ट ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ टेस्ट के।
जैसे है आपके पास मिसाल के तौर पर कोई खास मेटोलॉजिस्ट आपने हायर करने हैं, तो उसके लिए साफ सारा कि पर्सन उसके सामने बिठा दिया जाएगा, कहा जाएगा भाई इसकी हेयर कट करके दिखाओ, इसका मैनिक्योर करके दिखाओ, इसका पेडिक्योर करके दिखाओ। वो करता जाएगा और आप उसको नोट करते जाएंगे। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर लेगा तो हम समझेंगे कि इसको है कॉस्मेटोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज है, अदरवाइज आप कहेंगे नहीं है। इसी तरह से वो जैसे यूके में कहते हैं जी ग्रुप बॉर्डर टेस्ट बड़ा पॉपुलर है इसे ये एक तरह का साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसके जरिए ट्रेनी ड्राइवर को डिटेक्ट किया जाता है या चेक किया जाता है, या इस प्रोसेस में से जब गुजरते हैं तो फिर हम उनको लाइसेंसिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है। अब हम कंपैरिजन करते हैं वर्बल वर्सेस परफॉर्मेंस टेस्ट। हमने वर्बल टेस्ट भी पढ़ लिया, हमने परफॉर्मेंस टेस्ट भी पढ़ लिया। देखो हर टेस्ट की अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस होती है। वर्बल टेस्ट क्या होता है, जिसमें सिंबल्स इन्वॉल्व होती हैं, क्वेश्चन आंसर का जहां पे बात आती है, वर्ड की फॉर्म में आप आंसर ले रहे हैं, सिंबल की फॉर्म में ले रहे हैं या नंबर की फॉर्म में ले रहे हैं, ये तो हो गया वर्बल टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होगा, मोटर एक्टिविटीज जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि मसलन पर्सन जो कह रहा है उसका वो जवाब देने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली उसके पास वो चीजें वो मटेरियल अवेलेबल है भी या नहीं है। आपके पास मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मैकेनिकल ऑब्जेक्ट की एक पर्सन बात करता है, तो प्रैक्टिकली देखा जाएगा उसके पास मैकेनिकल ऑब्जेक्ट अवेलेबल है भी या नहीं, और क्या वो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट को जिस तरह से वो कह रहा है उसको यूटिलाइज भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बहरहाल जो वर्बल टेस्ट है वो एक्सपर्टीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब आपने किसी की एक्सपर्टीज चेक करनी होती है, प्रोफेशनलिज्म चेक करना होता है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब आपने जस्ट अनस्किल्ड पर्सन का नॉलेज चेक करना हो तो वहां पे आप वर्बल टेस्ट ज्यादा सूटेबल है। जहां पे स्किल्ड पर्सन को चेक करना हो वहां पे परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो ज्यादा बेहतर और सूटेबल होता है। अब देखें जब आपके लेकर ये दोनों टेस्ट अपने अपनी जगह पे बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन किसी एक पर्सन को फुली प्रोफेशनली चेक करना है तो उसके लिए दोनों टेस्ट कंडक्ट, पहले उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक किया जा सकता है, फिर उसका जो है परफॉर्मेंस टेस्ट भी लिया जा सकता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में आप जब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो आपसे दोनों तरह के टेस्ट लिए जाते हैं आप, लेकिन वो आपके पास जो है रिटन फॉर्म में एक टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपसे परफॉर्मेंस टेस्ट जो है गाड़ी चला के भी देखी जाती है कि आपको क्या गाड़ी के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो भी आता है कि नहीं आता, प्लस आपको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती। तो बहरहाल कंसेप्ट जो है वर्बल टेस्ट क्या होता है और परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कर लें। बाकी ये दोनों टेस्ट अपनी अपनी जगह पे इसकी अहमियत है। जहां पे वर्बल की जरूरत है वहां पे वर्बल लगाया जाता है, जहां पे परफॉर्मेंस की जरूरत है वहां पे परफॉर्मेंस लगाया जाता है, जहां पे दोनों की जरूरत है वहां पे दोनों को ही यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरह रिटन टेस्ट वर्सेस ओरल टेस्ट, रिटन जो है वो ग्रुप के ऊपर अप्लाई किया जाता है और ओरल जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। आप जैसे आप वही लाइसेंस के लिए आप जाए तो जब आप बहुत सारे लोग जाते हैं एक ही वक्त में तो उनको बिठा दिया जाता है और एक टेस्ट दे दिया जाता है, स्टूडेंट से पेपर दिया जाता है तो एक ही वक्त में सबको टेस्ट दे दिया जाता है, तो वो आपके पास रिटन टेस्ट होता है। जब एक से बहुत सारे लोगों का एक ही तरह का टेस्ट कंडक्ट करना हो तो उसके लिए रिटन टेस्ट ज्यादा बेहतर होता है। और जब आपने बिहेवियरल वाइज किसी इंडिविजुअल को चेक ज्यादा बेहतर तरीके से चेक करना हो तो फिर वहां पे ओरल टेस्ट की ज्यादा अहमियत है। बहरहाल ओरल टेस्ट जो है वो कहता है कि वो अगर हमने रिटन और ओरल में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो फिर रिटन की तरफ शिफ्ट हुआ जाना जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ओरल टेस्ट एक तो अनइकोनॉमिकल होता है क्योंकि एक ही वक्त में ज्यादा लोगों से कंडक्ट नहीं हो सकता, एक एक करके आप जो है इंडिविजुअल से कंडक्ट करेंगे तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा और अनरिलायबल भी हो जाता है, क्योंकि वो लेने वाला जो बात होगा इतना एक्सपर्ट नहीं होता, जब वो बायसनेस उसकी आ जाती है। तो दोनों सूरतों में ओरल जो टेस्ट है वो ज्यादा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर आ जाता है एज कंपेयर टू जो रिटन टेस्ट है उसके ऊपर वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है। जितने टाइम में आपने एक बच्चे से वो टेस्ट लेना है उतनी देर में 50 बच्चे बिठा दे हैं उससे आप टेस्ट ले सकते हैं, और वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है और रिलायबल, और जो लिखा होता है उसी को चेक कर लिया जाता है, उसी की ग्रेडिंग हो जाती है और उसमें किसी भी तरह की पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसलिए ज्यादातर जो है ओरल टेस्ट से शिफ्ट हुआ जाता है रिटन टेस्ट पे। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जहां पे रिटन टेस्ट ज्यादा सूटेबल है वहां पे रिटन टेस्ट अप्लाई किया जाता है, जहां पे ओरल टेस्ट ज्यादा सूटेबल है वहां पे ओरल टेस्ट अप्लाई किया जाता है।
अब प्रोमिनेंट जो शुरू के जो आप जो इंटेलिजेंस के हवाले से जिन लोगों ने टेस्ट बनाए हुए हैं, बताया हुआ है, उनमें सबसे जो मशहूर पर्सन है वो स्टैनफोर्ड बिनेट है। और स्टैनफोर्ड बिनेट क्या कहता है कि फेस टू फेस टेस्टिंग जो है उसमें क्या होता है, ज्यादा बेहतर ताल्लुक डेवलप होता है, ज्यादा मोटिवेशन होती है। कि आप है जैसे ओरल टेस्ट है ना आपके पास, तो आप किसी इंडिविजुअल से लेते हैं तो उनसे मानूसियत डेवलप करते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं ना, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे आपका नाम पूछता है, और आपका नाम पूछने के बाद फिर वो आपका नाम लेके आपसे बात करता है। जब कोई आपका नाम लेके आपसे बात कर रहा होता है तो आपको उससे ऑटोमेटिकली मानूसियत फील होने लग जाती है, आपको एक थोड़ा सा ताल्लुक सा महसूस होने लग जाता है। और फिर जिस सिचुएशन के लिए आप दो पर्सन बैठे हुए होते हैं तो मोटिवेट हो जाता है इंसान उस सिचुएशन के हिसाब से। और आपके पास और लिटरेट जो अडल्ट होते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है उसके अंदर अपने आउटपुट देते हैं। 12 फेस टू फेस टेस्टिंग ऑप्टिमाइज रैपिड एंड इंडिविजुअल इवन अमंग लिटरेट अडल्ट सब्जेक्ट्स। जो ओरल टेस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड रिमेन पॉपुलर थ्रू न्यूमरस रिटन ग्रुप टेस्ट हैव बीन डिजाइंड फॉर द सेम पर्पस। लेकिन वो कहता है वही बात कि ओरल टेस्ट भी उतना ही पॉपुलर है जितना आपके पास रिटन टेस्ट पॉपुलर है। लेकिन बात ये होती है जब आप ओरल टेस्ट लेने जा रहे हो या रिटन टेस्ट लेने जा रहे हो तो दोनों को एक ही तरह से डिजाइन किया जा रहा होता है, पर्पस तो एक ही होता है। देखा यह जाता है कि कौन सा तरीकाकार सूटेबल है, कि आपने ओरल से रिटन पे शिफ्ट होना है या रिटन से ओरल पे शिफ्ट होना है। जैसे आप इंटरव्यू अगर आपने कंडक्ट करना है तो इंटरव्यू साफ सारा जब आप कंडक्ट करते हैं तो किसी की पर्सनैलिटी को खासतौर पर जब आपने मेजर करना होता है तो तब आप उसका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। एंड स्पेशली व्हेन इट इज स्टैंडर्डाइज्ड एज टू वर्डिंग एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड विद द की फॉर कोडिंग आंसर। तो उसके लिए फिर साफ सारा आप क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज सवाल बनाएंगे, वर्डिंग बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उन क्वेश्चन के आंसर लेंगे, उन आंसर को कोडिंग करेंगे, उनका फिर एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि आपने जो असेस करना चाहा उसी तरह की मेजरमेंट आई है या नहीं आई। यूज इन पब्लिक ओपिनियन, जैसे मिसाल के तौर पब्लिक ओपिनियन आपने लेना है तो पब्लिक ओपिनियन सर्वे आप लेने चलेंगे। सच इंटरव्यू आर केयरफुली डिजाइन टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इंटरव्यूअर बायस एंड टू कंप्रीहेंसिबल टू हाईली हेट्रोजीनियस सैंपल ऑफ द रिस्पोंडेंट। वही बात उसने बताई है कि जब आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है, सर्वे लेना जाना है, तो वो जो पर्सन जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी अपनी जात नहीं आनी चाहिए। जो मकसद है, जिस मकसद के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है उसी तरह के सवाल हो और उन्हीं सवालों के जो जवाब हैं वो लिए जाए, सवाल से सवाल भी लिए जाए तो उन्हीं से रेलिवेंस बनता हो, उसकी अपनी पर्सनल बायसनेस उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो आपके पास सैंपल है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब है मुख्तलिफ तरह के लोग, होमोजीनियस एक ही तरह के लोग हैं, ये फर्क होता है। तो जब इस तरह का हेट्रोजीनियस सैंपल होगा तो इस बात का और ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है कि ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट हो और उसमें बायसनेस का एलिमेंट शामिल ना हो। अब हम ओवरऑल देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो साफ ज़्यादा है कि आपके पास एडवांटेजेस क्या है कि जब एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा तो आपके पास एक आईक्यू स्कोर आपके पास आ जाएगा, आपको आसान हो जाएगा कि आपके पास है लोगों के दरमियान जहानत में डिफ्रेंशिएट करना कि कौन ज़्यादा ज़हीन है, कौन एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है। आपके पास दे आर इजी क्विक एंड चीप एडमिनिस्ट्रेड एंड स्कोर। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये आपके पास इजी भी है, क्विक भी है, चीप भी है। इसको कंडक्ट करना और इसको एडमिनिस्ट्रेट करना और इससे रिजल्ट लेना। इफ द टेस्ट हैव बीन प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड, कहता है अगर टेस्ट को प्रॉपर्ली तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए, दे मे बी मोर ऑब्जेक्टिव एंड फेयर द इंटरव्यू ऑफ फेस टू फेस असेसमेंट। आज तो फिर ये ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है और ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी फेयर तरीके से जो है उसकी असेसमेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर आप इंटरव्यू करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, साफ ज्यादा उसमें बायसनेस आने का चांस जो है वो ज्यादा होता है। यानी वो बता रहा है रिटर्न के हवाले से अगर आप रिटर्न कंडक्ट करते हैं तो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ओरल करने के। द अनेबल इंडिविजुअल टू बी कंपेयर्ड अगेंस्ट अदर पीपल देयर एज। तो इसका यह भी फायदा है कि जब आपने किसी एक से टेस्ट कंडक्ट कर लिया, दूसरे से कर लिया, तीसरे से कर लिया, तो फिर उनके दरमियान कंपैरिजन भी आप आराम से कर सकते हैं।
दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट एकेडमिक परफॉर्मेंस, और ये आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस की प्रिडिक्शन के हवाले से भी हेल्पफुल है। दे कैन बी यूजफुल फॉर सिलेक्शन पर्पस फॉर पीपल बेस्ट सूटेड टू सर्टेन टास्क कैरियर आर particular intervention such as those with the intellectual disabilities or giftedness। तो इसमें वो सारी बातें कर दी कि इस टेस्ट के करने का जो मकसद है साफ ज़ाहिर है, अगर आपने कुछ लोग हायर करने हैं तो किसी सर्टेन टास्क के हवाले से, कैरियर के हवाले से, इंटरवेंशन के हवाले से है, या आपने लोगों में डिफरेंशिएशन करना है कि इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल लोग हैं या इंटेलेक्चुअली जो बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, तो उसके लिए जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट को इंडक्ट करेंगे तो उसके ज़रिए आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आउटपुट आएगी और लोगों को डिफरेंशिएट करना या इंडिविजुअल्स को या बच्चों को या पीपल को वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है कि जब कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये तो नहीं हो सकता कोई भी टेस्ट जितना भी अच्छा हो परफेक्ट हो, उसमें फिर भी बहुत सारे फ्लॉज रह जाते हैं। अच्छा, आपके पास एंड मे डिसएडवांटेज इंडिविजुअल इफ दे आर यूज इन अप्रोप्रिएट। अब एक पर्सन एक्सपर्ट ही नहीं है, जब एक्सपर्ट नहीं है तो उसके लिए फिर ज्यादा चांस है कि उसका जो रिजल्ट है वो करेक्ट नहीं आएगा, उसमें परसेंटेज जो एरर है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर वो एक्सपर्टीज है तो एडवांटेज बन जाएगा, एक्सपर्टीज नहीं है कंडक्ट करने के हवाले से तो वो डिसएडवांटेजेस के अंदर आ जाएगा, इनअप्रोप्रिएटनेस आ जाएगी यूज के हवाले से। दे मस्ट नॉट बी यूज्ड अनलेस देयर इज एविडेंस दैट दे हैव स्ट्रांगली रिलायबल। अब देखो जो भी टेस्ट होता है, जैसे आप लोगों को कहा जाए कि आप एक सवालनामा बनाएं और उससे डाटा लें, तो पहले उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक की जाती है, ठीक है ना, और उसका एक स्टैंडर्डाइज फार्मूला है रिसर्च के हवाले से, वो करने के बाद फिर पायलट स्टडी की जाती है, और उस करने के बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर उसके बाद उसको पॉपुलेशन के ऊपर लॉन्च किया जाता है। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये नहीं है कि टेस्ट आया और आपने लॉन्च कर दिया, जब तक आप उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, उसकी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ना कर लें, एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट ना कर लें, उस वक्त तक आप इसको यूज नहीं कर सकते। दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस सच एज नर्वसनेस, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग एंड मोटिवेशन। तो जब आप इस इंटेलिजेंस टेस्ट को कहते हैं इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, जो इंडिविजुअल की जो नर्वसनेस है उसको भी समटाइम मेजर नहीं हो पा रहा होता, पर्सनैलिटी की जो खसूसियात है वो भी मद्देनजर नहीं रखी जा रही होती, और इसी तरह से एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग एंड मोटिवेशन। एक पर्सन से आप पहली दफा डाटा लेने जा रहे हैं, एक पर्सन से आपने पहले 5 दफा 10 दफा डाटा लिया हुआ है, तो ये डिफरेंशिएट भी आप नहीं कर पाते। Most intelligence tests tend to be measure cognitive abilities and not include other form of intelligence। कहते हैं मोस्टली क्योंकि लर्निंग के हवाले से हम इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे होते हैं, तो सिर्फ जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं इंटेलिजेंस में सिर्फ उसे ही मेजर किया जा रहा होता है, जबकि बाकी जो एरियाज है इंटेलिजेंस के उन्हें इग्नोर किया जा रहा होता है। सच जैसे उसने मिसाल दी है कि गार्डनर है, स्टैमफोर्ड है, CHC मॉडल है, तो इन सब ने जो इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर जो काम किया है वो ज्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर ही किया हुआ है। गार्डनर और स्टैमबर्ग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। CHC मॉडल क्या होता है? ये एब्रिविएशन है कैटल हॉर्न कॉरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। यह कहता है कि आपके पास कैटल हॉर्न कॉरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज अ साइकोमेट्रिक टेक्सोनोमी डिजाइन टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई इंडिविजुअल डिफर इन कॉग्निटिव एबिलिटी। कि हाउ एंड व्हाई कोई भी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कॉग्निटिव एबिलिटी के हवाले से कैसे मुख्तलिफ है, वो CHC मॉडल के जरिए बताया गया है। इंटेलिजेंस टेस्ट टेंड टू बी कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली बायस्ड। ये बात हम बार बार करते आ रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हो चुका है। ये भी बताया गया है कि आज का जो टेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है कौन फॉर्म का है वो कल्चरल बायसनेस को कम से कम करता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कल्चरली भी और लैंग्विस्टिकली भी बायस्ड अभी तक चल रहे हैं।
उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की समझ आ गई होगी। इन जनरल यही है कि दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और दूसरा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंडिविजुअल में हमने स्टैनफोर्ड पढ़ा और वेशनर पढ़ा, और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में इसी तरह से फिर हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े और साथ उसके परफॉर्मेंस टेस्ट पढ़ा। फिर हमने कुछ कंपैरिजन किए, वर्बल के साथ हमने परफॉर्मेंस को किया, ओरल के साथ हमने रिटन को किया, और इस ओवरऑल फिर हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ा। इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के टॉपिक को कवर किया। उम्मीद है कि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।